जी, मेरा सवाल ये था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हर हमारे बाकी सभी मेहमानों ने कहा, और मैंने कहा भी कि जो मैं रिपोर्ट भी देख रहा था कि 84% ईवी चार्जिंग तो काम ही नहीं कर रहे थे। इसके कई सारे एग्जाम्पल है। मिसाल के तौर पर मैं देखा कि यूके का मॉडल है, वहाँ पे यह है कि सभी रैपिड चार्जरों को 99% अप टाइम रखना होगा, यानी आप 99% तक वहाँ पे बिजली की सप्लाई हो, काम करता हुआ सुनिश्चित करना पड़ेगा। यूके में, यूएस में ये 97% तक रहता है। हमारे यहाँ तो बिजली या तो आती नहीं है, बिजली रहती भी है तो वोल्टेज इतना कम होता है, गाड़ी चार्ज नहीं होती। तो ये एक बड़ी समस्या है। हालांकि इस नई ईवी पॉलिसी के तहत ये मैं देख रहा था कि टारगेट ये रखा गया है कि 34,000 यहाँ पे 32,000 चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे और करीब 8,000 करोड़ रुपए सिर्फ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीज़ों पर खर्च किया जाएगा। आपको लगता है कि चार्जिंग पॉइंट बनाना और उसको सही तरीके से मेंटेन कर पाना संभव हो पाएगा अभी के हालात में? जी, सबसे बड़ी अगर मैं कहूँ चिंता आम कस्टमर्स की अगर मैं बात करूँ, पॉलिसीज़ की बात छोड़ दें, जो एनवायरनमेंट की बात है वो अगर छोड़ दें, केवल अगर मैं कस्टमर के फोकस से अगर बात करूँ तो एक बहुत बड़ी चिंता उनकी होती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो वो ले लेंगे, लेकिन चार्जिंग का क्या होगा? अगर शहर के अंदर की हम बात करें, चार्जिंग का क्या तो होगा? जैसे मैं मल्टी स्टोरी में रहता हूँ, तो वहाँ पे मेरे लिए चार्जिंग ज़रूरी, मेरे कॉलोनी में अगर पुरानी कॉलोनी बनी हुई है तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं कि वो चार्जिंग पॉइंट हो, और जो चार्जिंग पॉइंट हो भी वो फास्ट हो या ना हो, वो एक चैलेंज रहता है। वहीं अगर शहर से बाहर आप, क्योंकि असली जो मुद्दा है, क्योंकि अगर मुझसे भी अगर जो भी कोई पूछते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, मैं कहता हूं कि अगर आप प्राइमरी तौर पर शहर में ही गाड़ी चला रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको लेने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर, और बशर्ते आपके घर के पास या घर में चार्जिंग की सुविधा हो। क्यों? क्योंकि हम जितना सोचते हैं उससे कम आमतौर पर ड्राइव करते हैं। साल में हम सोचते हैं कि हम 4-5 छुट्टी पे जाएंगे, एक बार भी नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस नहीं करते हैं, लेकिन लोग गाड़ी उसी हिसाब से खरीदना चाहते हैं। ये जो एक बहुत बड़ा बैरियर है, जब हम हाईवेज के ऊपर जाते हैं, अगर वो हमें रिलायबल तरीके से चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो फिर कस्टमर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाने में उनको कोई दिक्कत नहीं, गुरेज नहीं है। एक जो मुद्दा है जो मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं कहना चाहूंगा सभी स्टेक होल्डर से, कि सभी कस्टमर्स जो ईवी इंथुजियास्ट भी हैं, मुझे भी ईवी चलाने में काफी मजा आता है, ऐसा नहीं कि मैं खरीद लूंगा, लेकिन बहुत सारे जो हमारे जानकार हैं जो ईवी खरीदते हैं और एक बहुत ही रैशनल सेंसिबल डिसीजन के तहत खरीदते हैं, उनके लिए एक प्रैक्टिकल मुद्दा एक और होता है, अदर देन मेंटेनेंस ऑफ चार्जिंग पॉइंट, इज कि हर स्टेट में आप जाएंगे तो अलग अलग आपको पास चार्जिंग ऑपरेटर्स, उनके ऐप में आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आमतौर पर यही मैंने देखा है, और बहुत से जो इंथुजियास्ट हैं वो इससे जिसे कहते हैं हतोत्साहित होते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो चार्जिंग स्टेशन है उसके मेंटेनेंस को लेकर रियल टाइम डेटा कस्टमर्स को मिलता रहे। कुछ एक ऐप्स हैं जो बहुत ही सटीक जानकारी देते हैं, एक सेंट्रलाइज्ड जानकारी मिलनी चाहिए जिससे कि कस्टमर्स के अंदर वो कॉन्फिडेंस आए। जब वो कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर वो अपने यात्रा को प्लान भी उसी तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए हाईवे के ऊपर आप निकल कर जा रहे हैं, वहां अचानक आपको हाईवे छोड़ के नीचे गांव के अंदर जाके बिजली चार्ज करना पड़ेगा, न सिर्फ आपको देरी होगी बल्कि कई बार बहुत से ड्राइवर्स या कम्यूटर्स को वो असुरक्षा की भावना भी दे सकता है। तो इस तरह की चीजों में हमें लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को केवल अवेलेबिलिटी और चार्जिंग पॉइंट से अलग या ऊपर जाके उसके मेंटेनेंस और उसके डे टू डे रनिंग के ऊपर सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको काम करना चाहिए, जिससे ईवीज को बहुत बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, आपने काफ़ी वैलिड पॉइंट बताया यहाँ पे कि जो लोग खरीदते हैं ईवी, वो भले ही दिल्ली शहर में, दिल्ली एनसीआर में चला रहे हों, लेकिन खरीदते वक्त मन में ये होता है गर्मी छुट्टी में वहाँ पे जाएंगे, लॉन्ग वीकेंड में यहाँ पे जाएंगे, कुछ लोग अपने नेटिव प्लेस जा रहे होंगे, तब वहाँ पे कैसे करेंगे, हाईवे पे चार्जिंग पॉइंट कहाँ से मिलेगा। हालांकि कुछ हद तक हाईवे पे कहीं कहीं मैं अब देखने लगा हूँ कि बड़े बड़े ढाबे या ऐसे किसी जगहों पे चार्जिंग पॉइंट बनाया जा रहा है, लेकिन अभी भी जो ज़रूरत है वो ज़रूरत के मुकाबले काफ़ी कम है। अमित भट्ट साहब, इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है? मान लिया दिल्ली सरकार ने तो अपना ईवी चार्जिंग के लिए कह दिया कि हम 32,000 चार्जिंग पॉइंट बनाएंगे, हम इस पे खर्च भी करेंगे, लेकिन दिल्ली वाले तो सिर्फ दिल्ली में रहते नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल, और इसको समझने की थोड़ा-सा हमको इस बात की ज़रूरत है कि चीज़ें काफ़ी बदल गई। मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल मेरे पास है, मैं पिछले 4 साल से चला रहा हूँ, 1 लाख किलोमीटर से ऊपर चला चुका हूँ, 1000 1200 किलोमीटर की ट्रिप कर चुका। 4 साल पहले जो सिचुएशन थी, आज वो नहीं है। तो एक बात तो ये है। दूसरा, हमको ये समझना है कि अनलाइक पेट्रोल, डीज़ल या सीएनजी व्हीकल, जब आपको हर बार पेट्रोल पंप या डीजल या सीएनजी स्टेशन जाना पड़ता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आपको हर बार पब्लिक चार्जिंग ले जाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप अगर डेटा देखें, यूएस का डेटा देखें या इंडिया का भी डेटा देखें,
85 से 90% चार्जिंग घर पे होती है। तो सवाल ये है कि हम घर की चार्जिंग कैसे एनेबल करें? और इसमें हमको सबक लेना है उन देशों से जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या नए व्हीकल में 95-96% हो गई, जैसे नॉर्वे। तो नॉर्वे में आज 97% न्यू कार जो बिकती हैं वो इलेक्ट्रिक बिकती हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बहुत सिंपल प्रोविजन लाया, और जो आई थिंक दिल्ली ईवी पॉलिसी को बहुत खास तौर पे सोचना चाहिए, इज द राइट टू चार्ज। तो राइट टू चार्ज ये कहता है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो आपका आरडब्ल्यू, आपकी हाउसिंग सोसाइटी आपको एनओसी देने से मना नहीं कर सकती है। मैं खुद पिछले 4 साल से अपनी सोसाइटी से स्ट्रगल कर रहा हूँ कि अपने पार्किंग में चार्जिंग लगवा लूं, बट वो एनओसी नहीं मिल रही है, बिकॉज उनका कहना है कि ऐसा तो कोई प्रोविजन नहीं है कि आपको अलाउ करें। तो आई थिंक राइट टू चार्ज हमको लाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को चार्ज करना है, और अपने ऑफिस में या अपने घर पे आपको एक 15 एम्पियर का प्लग ले लीजिए, 3.5 किलोवाट चार्जर या 7.2 किलोवाट चार्जर, एसी चार्जर, आपकी प्रॉब्लम 95-96% सॉल्व हो गई। सवाल है कि जो 1-2 ट्रिप मैं करूंगा, चाहे वो चंडीगढ़ जाना है, जयपुर जाना है, अगर आप देखें तो बहुत सारे पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वहां यूटिलाइजेशन 3%, 4%, 5% का है। वो इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि अब डिमांड नहीं है। सो इट्स अ चिकन एंड एग स्टोरी। तो जब डिमांड बढ़ेगी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, और जब आप मैन्युफैक्चरर्स को मैंडेट करेंगे सेल करने के लिए, तो वो भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, बिकॉज उनकी भी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल करना। और ये हमने देखा है ग्लोबली, जब ओईएम्स को आप मैंडेट करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। लेकिन ये जो है कि जहाँ पे ग्रुप हाउसिंग है, अपार्टमेंट है, वहाँ पे दिक्कत तो नहीं चाहिए। वहाँ तो ऐसा कोई कानून में कोई बाधा होनी चाहिए, फिर कानून उस हिसाब से बनाइए कि वहाँ पे कॉमन चार्जिंग स्टेशन बनाया जाए। ठीक है, आप कोई स्पेसिफिक प्लग लेकर के, सॉकेट लेकर के आप व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन किसी का घर अगर 25वीं मंजिल पर है तो बड़ा मुश्किल होगा उसको कर पाना यहाँ पे। ये इसके लिए मुझे लगता है कि दूसरे लेवल पे पॉलिसी इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। अभिजीत सिन्हा साहब। बिल्कुल, शहर के अंदर जो भी नॉर्मल पॉइंट्स हैं आपके रख-रखाव और रहने, जाने, खाने-पीने, सिनेमा देखने, शॉपिंग करने, हॉस्पिटल जाने, किसी कार्यालय जाने, इन सब को मिलाकर जो भी एक यूनिफ़ॉर्म पॉलिसी बननी चाहिए। जितना आसान आपके लिए एक किराए पर घर लेना होता है, उतना आसान आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, एक एग्रीमेंट साइन करना और फटाफट चार्जिंग पॉइंट लगाना होना चाहिए, किया जाना चाहिए। लेकिन मैं खासकर हाईवे के ऊपर जो हमारे मित्र हैं क्रांति जी ने उनकी बात कही, उसमें मैं 2 बातें आपको जोड़ना चाहता हूँ कि चार्जर चलते क्यों नहीं है, या जो चार्जर नहीं चल रहे हैं, हाईवे के ऊपर इसकी स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति हो सकता है 10% या 5% बैटरी लेकर एक चार्जिंग पॉइंट के पास पहुंचे, और उस वहां पहुंचने के बाद अगर वो चार्जर नहीं चल रहा है, जो कि अमूमन ऐप के ऊपर लाइव दिखा रहा था या सही दिखा रहा था, तो ये एक बड़ी समस्या हो सकती है। इसको ठीक करने के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और जो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं टेस्टिंग के, उनके साथ नेशनल हाईवे और चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स सोसाइटी ने मिलकर एक टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है पीछे के महीने में। और ये टास्क फोर्स ये सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक चार्जर जो लगाया जा रहा है, वो लगाए जाने से पहले, इससे पहले कि वो लाइव किया जाए ऑन योर एप्लीकेशन, ऑन योर फोन, और वो पैसा लेने के लिए एक यूपीआई के यूनिफाइड स्ट्रक्चर पर आए, उससे पहले उसे कम से कम 30 से 40 दिन का अप टाइम इंश्योर कर दिखाना पड़ेगा, तभी उन्हें उसका समय दिया जाए। और उसकी एक यूनिफाइड सेंट्रलाइज डिपॉजिटरी होनी चाहिए, जहां उसके अप टाइम को कम से कम 92% मेंटेन करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं होने से किसी आपात स्थिति में कोई व्यक्ति जाकर किसी चार्जिंग पॉइंट पर बहुत मुसीबत झेल सकता है रात के समय, और इसके लिए टास्क फोर्स बनाना बहुत जरूरी था। बहुत सही सुझाव दिया उन्होंने, और हमने इसके ऊपर काम करना शुरू भी कर दिया है। दूसरी एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, दिल्ली जैसे शहर के स्केल में, जहां दिल्ली की हम ईवी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, इस स्केल पर यदि हमारे पास जो वाहन है, बाहर के घुसने वाले बड़े वाहन, उनकी फ्रीक्वेंसी या उनसे निकलने वाला धुआं और उनकी कंपैरिजन की जाए, तो वो बहुत ज्यादा होते हैं छोटे वाहनों की अपेक्षा में। आप देश के स्तर पर देखें तो 3% ट्रक अकेले मिलकर करीब करीब 30% से ज्यादा प्रदूषण फैला देते हैं, गिनती में 3%, और प्रदूषण में 50%, 30% के बीच में। सो इस बात का खासा ख्याल रखा जाना चाहिए कि जो सड़कें दिल्ली में घुस रही हैं, वहां ट्रेलर, ट्रैक्टर और एक्सचेंज की मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधा
क्योंकि दिल्ली के बराबर जितने स्केल के शहर दुनिया भर में हैं, वो सभी शहर आजकल अपने डीजल फ्रेट को शहर के बाहर रोक देते हैं और शहर के अंदर वो क्लीन जोन और लो इमिशन जोन बनाने की बात कर रहे हैं, जहां लोग टहल सकें, साइकिलिंग कर सकें, अच्छे फुटपाथ हों, ग्रीनरी हो। तो हमें इस विषय पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता सिर्फ 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, बस या ऑटो को इलेक्ट्रिक करके आप दिल्ली से प्रदूषण का निजात पा पाएंगे। बिल्कुल, चूंकि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ दिल्ली के लोग रहते नहीं, बाहर के लोग भी आ रहे होते हैं और बड़ी संख्या में गाड़ियां बाहर से आ रही होती दिल्ली एनसीआर के इलाके से। क्रांति संभव को जोड़ना चाह रहे थे। जी लक्ष्मण, जो अभिजीत जी ने कहा वो तो बहुत स्वागत योग्य कदम है। अगर इस तरह के लोगों में कॉन्फिडेंस देंगे तो बढ़िया बात है। लेकिन मैं अमित जी की बात में एक पॉइंट जोड़ना चाह रहा था। जो पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, जो स्टेट लेवल पे हम बहुत सारी ईवी पॉलिसीज देख रहे हैं, नेशनल लेवल पे ईवी पॉलिसी देख रहे हैं, दोनों में एक सामंजस्य होना चाहिए, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, जिससे कि कस्टमर या आम जनता तक एक संदेश जाए। अब जैसे एक पॉइंट जो अमित जी ने बताया, उसी में दूसरा पॉइंट मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो गुड़गांव में बहुत सारे हमारे जानकार हैं, मित्र हैं, वो शिकायत कर रहे हैं। हमने पिछले साल या इसी साल की शुरुआत में शायद हमने स्टोरी भी की थी कि किस तरह से बिल्डिंग बायलॉज में चेंज करके जो बेसमेंट में है उसको चार्जिंग उसको मना कर रहे हैं। अब इसके ऊपर सरकार को प्रॉपरली सोचना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में जो भी अर्बन कस्टमर है वो ज्यादातर बेसमेंट में गाड़ी अपनी रखना चाहता है। वहां पे अगर आप चार्जिंग बैन करते हैं तो फिर उससे दो चीजें, एक तो जो ईवी पायनियर्स हैं उनको दिक्कत होगी, वो जिन्होंने एक तरह से रिस्क लेके या एक तरह से दूसरों की ना सुनते हुए फिर भी ईवी खरीदी है डेली अपने कम्यूट के लिए, उनको नुकसान होगा। दूसरी चीज, आप एक संदेश भी दे रहे हैं कि ईवी चार्ज करना अभी भी डेंजरस है। तो ये जो है एक गलत संदेश मुझे लगता है। जब सरकार खुद कह रही है कि हमें ईवी के ऊपर ट्रांजिशन करना चाहिए, तो ये इस मुद्दे के ऊपर मुझे लगता है केंद्र, राज्य, म्युनिसिपल बॉडी, फायर बॉडी, सभी को मिलकर एक डिसीजन लेना चाहिए कि किस तरह से इसे ज्यादा से ज्यादा सेफ बनाए, लेकिन कस्टमर्स की सहूलियत का ध्यान रखते हुए। वो बैन करना, मीटर हटाया जाना, वो मुझे लगता है कि एक अच्छा संकेत नहीं है ईवी अडॉप्शन के लिए। तो ये अच्छा पॉइंट है, जो कि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं रखेंगे तो फिर वो अलग अलग मैसेज जाएगा। लेकिन मेरा सवाल एक था जो आप लोगों ने उठाया भी कि चार्जिंग वाले कहते हैं कि गाड़ियां नहीं आती, यूटिलाइजेशन नहीं होता है, और गाड़ी वाले कहते हैं चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलता है। अंकुर बंसल साहब। लक्ष्मण जी, ये जो अमित भट्ट जी ने कहा, मैं उससे बिल्कुल अग्री करता हूं कि ये चिकन एंड एग प्रॉब्लम है कि डिमांड बोलती है सप्लाई नहीं है, सप्लाई बोलती है डिमांड नहीं, क्योंकि नंबर भी यही है कि जहां पे तो उसको सॉल्व करने का मतलब जो देखा है कि वो पहले कौन हो, पहले डिमांड सॉल्व करें या सप्लाई सॉल्व करें, तो आई थिंक उससे नहीं सॉल्व होगा। दोनों चीजें साथ साथ सॉल्व करनी पड़ेंगी। बट इंडिया के अंदर या बाकी देश के अंदर वही है कि 10 से 20% चार्जिंग जो होती है वो घर से बाहर होती है, 80% घर के अंदर ही होती है। तो वो प्राइवेट सेक्टर को किसी तरह से इंसेंटिव करना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट के तरीके हैं उसके अंदर इनोवेशन करनी पड़ेगी, जहां पे कितना टाइम आपका चार्जिंग स्टेशन फंक्शनल है, दैट शुड बिकम अ की फैक्टर when the money is going to the private sector who is managing that infrastructure or whoever the entity is which is managing that. जब तक फाइनेंसिंग को हम यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे ऑपरेशनल उसके अंदर, क्योंकि एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा उससे ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। फंक्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है और इसके अंदर फाइनेंसिंग के अंदर क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी, जहाँ पे सिर्फ इंसेंटिव इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने का सिर्फ स्टार्टिंग में ना हो, बट उसको फंक्शनल रखना भी एक रखा जाए। तो एक मेरा पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर जो बोल रहे हैं कि दिल्ली के बाहर से बहुत सारे ट्रक्स आते हैं, बड़े व्हीकल आते हैं, उसको कैसे किया जाए। तो अगर आप देखें तो दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, दिल्ली के अंदर कोई बहुत ज्यादा ट्रक वगैरह या बड़े व्हीकल रजिस्टर नहीं होते। उसके लिए भारत सरकार का एक अलग प्रोग्राम है, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने एक नया सफर नाम से प्रोग्राम है, जिसके अंदर 9,500 करोड़ का एक प्रोविजन है, जिसके अंदर आइडिया यही है बसेस और ट्रक्स को कैसे डीजल से क्लीनर फ्यूल के अंदर वो करें। तो वो मेरे को लगता है कि वो विश लिस्ट ठीक है, बट उसके अंदर दिल्ली सरकार लिमिटेड ही कर सकता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑफ लार्जर व्हीकल इज लिमिटेड इन दिल्ली, दैट इज जनरली इन यूपी और हरियाणा। तो उसके लिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड है, और ये एक अच्छा वो है कि जहाँ पे एक राज्य की पॉलिसी ऑग्यूमेंट करती है एक सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी को। तो इंटेंट तो सही है, लेकिन एग्जीक्यूशन से ही पता चलेगा कि
कितना अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाता है कि हमको पूरा बेनिफिट जो है व्हीकल पोल्यूशन का फ्रॉम द टू व्हीलर विच इज द फोकस इन दिल्ली पॉलिसी एंड द लार्जर व्हीकल विच इज द फोकस ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी, तो उसके अंदर हमको अच्छा लेवरेज मिल सकता है एयर पोल्यूशन के लिए और बाकी जो क्लाइमेटिक एडवांटेजेस हैं एक क्लीनर फ्यूल पे वो आई थिंक देखने वाला वो होगा अगले 2-3 साल। बिल्कुल, बंसल साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट कहा। अमित भट्ट साहब, इस पे आप थोड़ा सा बताइएगा कि आपकी राय क्या है कि सिर्फ आप चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए आपको इंसेंटिव नहीं देंगे हम, आप चार्जिंग स्टेशन को कब तक एक्टिवेट करके रखते हैं, जो अप टाइम हम लोग कहते हैं, जो मैंने कहा भी कि यूके में 99% है, कैलिफोर्निया जैसे जगह पे 97% है, आपको इतना रखना होगा, कम रखेंगे तो पेनलाइज करेंगे और उसको बरकरार रखते हैं तो फिर आपको जो है हम आपको इंसेंटिव कर देंगे। अंकुर बंसल आप कुछ बोलना ऐड करना चाह रहे थे? सॉरी, सिर्फ एक छोटी सी चीज बोलूंगा अमित भट्ट जी बोलते हैं उससे पहले कि हमको इसको ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा टेक्नोलॉजी की तरह देखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी में क्या होता है, कोई भी अगर टेक्नोलॉजी बड़ी टेक्नोलॉजी का जब अग्रीमेंट होता है तो उसके अंदर आप कुछ परचेज करते हैं स्टार्टिंग में, बट अप टाइम भी कैप्चर होता है कि अप टाइम अगर वो नहीं मीट होता है तो जो वेंडर है उसके ऊपर पेनल्टी होती है, वो होती है। तो शायद जो हमारा माइंडसेट है ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके वो हमको ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह नहीं देखना, हमको उसको टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की माइंडसेट से अगर गवर्नमेंट को प्रोक्योर करेगी तो मेरे को लगता है ये जो सोल्यूशन है जो आपने डेटा बताया 84% इंफ्रास्ट्रक्चर फंक्शनल नहीं है, और जो अमित जी ने बताया कि वो चिकन एंड एग सिचुएशन, वो हम काफी हद तक सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी में ये काफी नॉन एक कॉन्ट्रैक्टिंग होती है परचेजर और सेलर के बीच में, जहाँ पे अप टाइम इज अ बिगर मेट्रिक। तो ये ऐड करना था बिफोर अमित जी sort of gives his... बिल्कुल। इस अमित भट्ट साहब इस पे कुछ ऐड करेंगे, क्योंकि चार्जिंग पॉइंट को एक्टिवेट रखना भी एक बड़ा चैलेंज होता है, उसको इंसेंटिवाइज किया जाए तो वो शायद कंपनियों को ज़्यादा प्रेरित करेंगी। और एक हमारे दर्शक जो हैं उन्होंने एक मैसेज भेजा मुझे, उन्होंने कहा कि अंडरग्राउंड पार्किंग बहुत जगह होती है, अंडरग्राउंड पार्किंग में ऐसे चार्जिंग पॉइंट लगाना सेफ नहीं माना जाता है, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है। नहीं, तो मैं आपकी दूसरी बात को पहले बताना चाहूंगा। अंडरग्राउंड पार्किंग में सेफ नहीं लगाना चाह रहा, ये सेफ नहीं है, ये कौन कहता है? अगर आप फायर इंसिडेंट्स देखेंगे तो इंटरनल कंबस्शन इंजन गाड़ियों में इलेक्ट्रिक व्हीकल से ज्यादा फायर होती है। उसको तो हम अलाउ करते हैं कि आप 2 बेसमेंट 3 बेसमेंट में लगा लो। तो थोड़ा सा हमको समझना, रैशनल तरीके से देखना है। देखिए, फायर, आप नॉर्वे देखिए, नॉर्वे जो राइट टू चार्ज बोलता है वो कहता है सिर्फ 3 चीज अगर आपकी सोसाइटी में है, आप अपने 2nd या 3rd बेसमेंट में भी पार्क कर लीजिए और चार्जिंग लगा लीजिए। पहला, वो कहते हैं कि बेसमेंट में चार्जिंग सिर्फ एसी होनी चाहिए, तो 3.5, 7.2, 11, 22 किलोवाट की एसी चार्जिंग आप कर सकते हैं। सेकंड, वो कहते हैं कि एडिक्वेट फायर रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, कि चाहे आपका स्प्रिंकलर हो, चाहे आपके पास जो भी एक्टिविटी इनकेस कोई इंसिडेंट होता है। और तीसरा, वो कहते हैं कि सोसाइटी के पास डायनामिक लोड मैनेजमेंट होना चाहिए। तो हम ऐसे क्राइटेरिया बना सकते हैं जो अलाउ करे, बिकॉज देखिए डेटा कोई सपोर्ट नहीं करता इस क्लेम को कि आप बेसमेंट में चार्जिंग नहीं कर सकते। अरे बेसमेंट में अगर आप गाड़ी पार्क करते हो, चार्जिंग आप थोड़ी ना कहीं और करने जाएंगे, तो वो हमको समझना है। तो एक बात ये, दूसरा, चार्जिंग को हमको समझना पड़ेगा। जब देखिए शुरू की जितनी चार्जिंग बनी है और अभी भी काफी चार्जिंग जो बन रही है, वो मूलतः वहां बन रही है जहां लैंड अवेलेबल है। हमको चार्जिंग वहां बनानी है जहां डिमांड है चार्जिंग की। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। अगर आप दिल्ली जयपुर का जो नया हाईवे बना, अगर वहां पे आप जाएं, क्योंकि मैं तो अक्सर जाता हूँ, 2 महीने पहले जब मैं गया था तो उस सेक्शन के बीच में खाली एक चार्जर है मिड पॉइंट पे। 2 महीने पहले जब गया था, मैं उस कतार में 8वां नंबर था मेरा, यानी मुझसे पहले 7 गाड़ियां और चार्ज होंगी, और अगर आधा घंटा भी चार्ज होती है तो मेरा 4 घंटे बाद नंबर आएगा। अब सवाल यह कि उस हाईवे पे कम से कम 15 से 20 वे साइड एमिनिटीज हैं। क्या हम हर वे साइड एमिनिटीज को चार्जिंग नहीं बना सकते? और अगर हम बना सकते हैं तो एक कस्टमर को एश्योरेंस मिल जाएगा कि अगर एक चार्जर नहीं मिलेगा, दूसरा मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा, तीसरा मिलेगा। तो हमको एक हाईवे का इलेक्ट्रिफिकेशन करना पड़ेगा, और हमको बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्जिंग वहां बनानी पड़ेगी जहां पे जरूरत है, ना कि जहां जमीन अवेलेबल है। लेकिन समस्या मेरी ये है कि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ज़मीन अवेलेबल है कि नहीं, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। ठीक है, हाईवे किनारे तो आपको मिल जाएगा, ऐसे इटरी पॉइंट पे मिल जाएगा, लेकिन दिल्ली जैसे जगहों पे जहाँ पे इतना कंजेशन होता है, यहाँ पे हर जगह पे आप चार्जिंग पॉइंट बनाने जाएंगे तो ये कई सारी रिपोर्ट ने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया है। अभिजीत सिन्हा साहब,
इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं? दिल्ली में बहुत जगह है जहाँ पे जगह नहीं मिलती प्रॉपर चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए, क्योंकि बनाना है तो अपने हिसाब से कहीं बना देते हैं, जरूरत कहीं और है। जी बिल्कुल, अमित जी ने शुरू में ही बता दिया आपको कि 85% के आसपास जो चार्जिंग है वो होम चार्जिंग है। अमूमन लोग घर पे चार्ज करते हैं। अपॉर्चुनिटी चार्जिंग जो आप घर से बाहर निकलने के बाद करते हैं वो 10-15% के आसपास है, ऐसा एक एवरेज डेटा माना जा सकता है। इसमें बाहर जो लोग चार्जिंग लगा रहे हैं उसमें जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, काफी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर का, फिर चार्जर का, फिर उसको अप टाइम को मेंटेन करना। जैसे जैसे कानून सख्त होते जाएंगे वैसे वैसे उसकी मेंटेनेंस में भी पैसा लगने लगेगा। तो ऐसे में उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी वायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए या सस्टेन करने के लिए शहरों के अंदर चार्जिंग को बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाना बहुत दिनों तक अमूमन संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन शहर के बाहर जब आप निकलते हैं, जहाँ आपके पास जो उन्होंने दूसरा एग्जांपल दिया कि वहां और लंबी लाइन है और चार्जर कम है, वहां डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, वहां पर चार्जर लगाना और वहां चार्जर को मेंटेन करना ये ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा। सो आने वाले समय में अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो शहर के भीतर चार्जर लगाने से ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस हाईवे के ऊपर चार्जर लगाना होगा। लेकिन जब आप हाईवे के ऊपर चार्जर लगाने के पीछे के 10 साल का प्रक्रम देखते हैं, जिसमें बहुत सारे पेट्रोल पंप्स, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को चार्जर लगाने का मौका दिया गया, प्राइवेट एंटिटीज ने चार्जर लगाया, लेकिन आज जब वो चार्जर काम नहीं करते हैं तो उसके पीछे की चैलेंज को थोड़ा मैं आपको आधे मिनट में बताने की कोशिश करता हूँ। एक चार्जर जो किसी भी फ्लक्चुएशन की वजह से फ्लैप करके बंद हो जाता है, उसको दोबारा रीस्टार्ट करने की कैपेबिलिटी चार्जर के रिमोट सेंसिंग में नहीं होती है। बहुत सारे चार्जर टेक्निकली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने कैपेबल नहीं होते हैं जो अपने आप को रीस्टार्ट, रीस्ट्रक्चर और फ्लक्चुएशन के साथ मैनेज कर सके। सो एक चार्जर किसी भी रीजन से हो सकता है, किसी ने स्टॉप बटन दबा दिया, उसकी रीजन से बंद हो गया, तो वो दोबारा स्टार्ट करने के लिए वहां खड़ा जो गार्ड है वो कैपेबल नहीं है टेक्निकली। सो छोटे छोटे ईडरी पे, जॉइंट्स पे 4 चार्जर, 2 चार्जर, 1 चार्जर ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में लगा देना ये अमूमन बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है हाईवे चार्जिंग के लिए, जहां आपको लॉजिस्टिक व्हीकल हैं, जहां ट्रक्स हैं, जहां आप बस की बात कर रहे हैं, जहां आप कार की बात कर रहे हैं। सो जो संभव उपाय निकाला जा सकता था अन्य मंत्रालयों और अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ, वो ये निकाला गया कि जितने बड़े पेट्रोल पंप होते हैं उतने बड़े चार्जिंग स्टेशन 5 से 6 एकड़ के बराबर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएं और इन स्टेशंस पे जिन लोगों को चार्जिंग करने का और चार्जिंग बिजनेस करने का मौका दिया जाना है उनको फोकस किया जाए कि आप चार्जिंग की अप टाइम के ऊपर फोकस करो। फिलहाल में जो कम्युनिटी है, जो जिनको सीपीओस कहते हैं, उनको जमीन लेनी पड़ती है हाईवे पे, जो कि अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है। फिर उनको उतने किलो वॉट का केबल कनेक्शन लेना पड़ता है। उसके बाद उनको उसकी सेफ्टी, एंट्री, एग्जिट, सर्विस रोड, इन सब का इंतजाम देखना पड़ता है। तो नेशनल हाईवे ईवी में भारत सरकार का मैक्सिमम जो वो उद्देश्य है वो यही है कि हर 50 किलोमीटर के बाद 5 एकड़ का एक बड़ा चार्जिंग स्टेशन हो, जिसपे 36 से 40 चार्जर एक साथ हों और उस पर 10 से 12 व्यक्तियों की जो ट्रेन्ड स्टाफ हैं, इलेक्ट्रीशियन, इंजीनियर्स, उनकी एक फ्लीट हो, उनकी एक ग्रुप हो जो उनके 92% अप टाइम को मेंटेन करे। और कोई भी चार्जर खराब होता है तो उसको तुरंत ठीक किया जाए और आधे घंटे से ज्यादा रेस्ट नहीं दिया जाए। मुझे लगता है देश उस स्थिति में पहुंच गया है जहां आपको फ्रेट, लॉजिस्टिक, कंटेनर्स और बड़े इलेक्ट्रिक ट्रक्स और बसों को अब वो कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि आप इलेक्ट्रिक हो सकते हैं।